नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पतंजलि पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, दवा बताकर प्रोडक्ट का विज्ञापन देने पर रोक, कहा दूसरी चिकित्सा पद्धतियों पर कमेंट ना करें। रामदेव और बालकृष्ण, केंद्र सरकार को भी दिया नोटिस। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी में दिन के निचले स्तरों से रिकवरी। सेंसेक्स 305 और निफ्टी 76 अंक चढ़कर बंद। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। भारत के गगनवीरों के नामों का ऐलान। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला भरेंगे ऐतिहासिक उड़ान। पीएम ने दिए एस्ट्रोनॉट्स विंग्स। फ्री राशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जनता का कितना हुआ फायदा, आकलन करने में जुटा वित्त मंत्रालय। जल्द जानकारी देगी सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। इनकम टैक्स पोर्टल पर चेक करें अपना नाम। ब्याज और डिविडेंड इनकम मिसमैच सुधारने का मौका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू की खास मुहिम। राज्यसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों में टूट का भारी अंदेशा। कर्नाटक, हिमाचल में कांग्रेस तो यूपी में समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की खबर। केरल में पीएम मोदी बोले डबल डिजिट में जीतेगी बीजेपी। और ड्रेस पर किसी पाबंदी के पक्ष में नहीं है राहुल गांधी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब पर छात्रा ने किया सवाल तो बोले राहुल, लड़कियां खुद तय करें ड्रेस। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। प्रोडक्ट को मेडिसिनल श्रेणी में रखने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा भ्रामक दावों के लिए पतंजलि को कड़ी फटकार भी कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। आचार्य बालकृष्णन को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बड़ी खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं ये पूरा मामला क्या है और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, क्या कुछ कहा गया है उसमें? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में पतंजलि से कहा था कि आप ऐसे विज्ञापन देना बंद कर दीजिए और कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन ठीक उसके बाद कंपनी ने अपने जो विज्ञापन थे उसको बंद नहीं किया और अपने विज्ञापन को देना जारी रखा। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 साल का वक्त हो गया है, हम आपको समय पर समय दिए जा रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ करके कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने मिसलीडिंग विज्ञापन को रोकने के लिए क्या किया है, आप इसके ऊपर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कहा कि आप अपनी जो भी दवाइयां हैं जिनका कि आप विज्ञापन दे रहे हैं दवा के तौर पर, उनका विज्ञापन देना बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो पतंजलि के आयुर्वेद के जो भी प्रमोटर्स हैं उनको एक कारण बताओ नोटिस भेजा, उनसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। अब 19 मार्च को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। शुक्रिया सीम इस पूरी डिटेल्स के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनके नाम का ऐलान किया है जो गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगे। पीएम मोदी ने जिन नामों का ऐलान किया है उनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स भारत में हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं। इन सभी की ट्रेनिंग रूस के जियोजिनी शहर में स्थित रूसी
स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। अभी ये चारों बंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसरो की 2025 में गगनयान को लॉन्च करने की योजना है। गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर शुभकामनाएं भी दी। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के केरल दौरे की। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि केरल के लोग नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे और बीजेपी को अपना आशीर्वाद देंगे। पीएम मोदी ने दावा किया है कि केरल में इस बार बीजेपी डबल डिजिट सीट लाने वाली है। केरला में सबको ये पता है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने केरला में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत की है। 2019 में केरला ने बीजेपी एनडीए को डबल डिजिट में वोट दिया था। 2024 में केरला डबल डिजिट में सीट देने का मन बना रहा है। मैं केरला से इसी आशीर्वाद की अपेक्षा भी करता हूं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर राज्यसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सचिवालय में मुलाकात भी की है। इन विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी के नाम शामिल हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके दफ्तर के सामने से नेम प्लेट को भी हटा दिया गया है। समाजवादी पार्टी में बगावत की खबर पर अखिलेश यादव ने भड़कते हुए कहा कि वो बगावत करने वाले सभी नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। तो यूपी में इस वक्त जो सियासी हलचल चल रही है, इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अमित सिंह। तो अमित, बताएं, राज्यसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है, फिलहाल क्या अपडेट है? कुल 395 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के 10 सीटों के लिए अपना वोट कास्ट किया है। महाराजी प्रजापति जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंची है। यानी कुल 395 वोटों की गिनती 5 बजे से शुरू हो गई है और इसके बाद ही बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसने किसके पक्ष में वोट किया है, कितने क्रॉस वोटिंग हुए हैं। सोर्सेस ये हमारे बता रहे हैं कि 7 विधायक जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, जिसमें मनोज पांडे सबसे बड़ा नाम है, जो कि चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी के विधानसभा में थे, चीफ व्हिप थे, वो क्रॉस वोटिंग किए हैं और उनका जो नेम प्लेट से जो उनका डेजिग्नेशन था विधानसभा में, जो उनका दफ्तर मिला हुआ था, ऑफिस मिला हुआ था, उससे भी उसको हटा दिया गया है। अभय सिंह, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, ये तमाम जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इन्होंने क्रॉस वोटिंग
वोटिंग की है बीजेपी यानी एनडीए के कैंडिडेट के लिए इन्होंने वोटिंग की है। जाहिर तौर पे इस वक्त काउंटिंग अंदर चल रही है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि कौन कितने मतों से जीत रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये साफ साफ मैसेज दिया है कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो लोग पार्टी के खिलाफ गए हैं, उनके खिलाफ पार्टी कैडर का मानना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाजवादी पार्टी जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहरहाल थोड़ी देर में ही यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी के जो 8 विधायक जो अभी तक जीतने का दावा कर रहे हैं, हालांकि ऑन कैमरा समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, ये मान चुके हैं कि जो उनका तीसरा कैंडिडेट है वो हार चुका है। लेकिन औपचारिक घोषणा जो है चुनाव की गिनती, जो वोटों की गिनती है, गिनती के बाद साफ हो जाएगा। शुक्रिया अमित इस पूरे अपडेट के लिए। और जिस तरह से अमित बता रहे थे कि नतीजों की गिनती शुरू हो गई है और कुछ ही देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि किसने किसके पक्ष में वोट डाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहुंची। उन्होंने छात्राओं से शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं से शिक्षा, हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान छात्राओं ने राहुल गांधी से हिजाब को लेकर कई सवाल किए। इस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महिला जो पहनना चाहती है वो खुद तय करे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार हर एक महिला को है। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार कर? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। तो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गए हैं। चुनाव में किसको वोट देंगे मुसलमान और मुस्लिम फैक्टर का क्या है चुनावी गणित? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज पूरे दिन उतार चढ़ाव के बीच मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। निफ्टी 100 अंक तो वहीं बैंक निफ्टी 290 अंक नीचे से सुधर कर बंद हुआ। कल की तेज गिरावट के बाद आज आईटी और रियलिटी शेयरों में भी रिकवरी रही। वहीं पीएसयू बैंक शेयरों में हल्का दबाव देखने को मिला। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष संथोलिया का कहना है कि रियलिटी स्पेस में तेजी आगे जारी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे और डिफेंस थीम में अच्छा पैसा बन सकता है। देखिए, पूरे रियल एस्टेट में ही काफी तेजी आई है। इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड जो भी नोन नेम्स हैं, और ना भी यही है कि साइकिल लंबे समय तक चलेगा, मे बी 7-8 साल चलेगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अभी भी काफी रीजनेबली वैल्यूड है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वेदर बैंक्स हो या डिफेंस कंपनी, काफी कुछ रिटर्न बन गया है, बट फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो और आगे जाके रेलवेज, डिफेंस, ये सब में पैसे बनेंगे। अदानी डिफेंस ने कानपुर में एशिया की सबसे बड़े एम्यूनेशन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 500 एकड़ में फैले इस फैक्ट्री से सेना को 25% हथियार सप्लाई करने की क्षमता है। 1500 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट शुरू किया गया है। कंपनी के प्लान पर वीपी जीत अदानी और प्रेसिडेंट आशीष राजवंशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यतिन मोता ने। हम यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में हैं, कानपुर में, और अदानी डिफेंस के सीईओ आशीष हमारे साथ हैं और अदानी प्रमोटर फैमिली से हमारे साथ जीत अदानी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। जीत, आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर जो डिफेंस का कारोबार है और जो अपॉर्चुनिटी की बात आपने की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, क्या लगता है क्या साइज़ होगी अपॉर्चुनिटी की और किस हिसाब से अदानी ग्रुप यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है? अभी इंडिया और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है वर्ल्ड में कि और सप्लाई चेन डिसरप्शंस है, तो इसमें ये नीड और भी जस्टिफाई हो रही है। दिस इज़ द रीज़न कि हमने ये बिज़नेस क्यों चालू किया था, कि वी वांटेड टू कि हम गवर्नमेंट एंड इंडिया के नीड से कैसे अलाइन हो सकते हैं। अभी ये बिज़नेस एक ऐसा टाइप का बिज़नेस है जिसमें काफ़ी लॉन्ग टेल जेस्टेशन हो सकता है, लेकिन जब बिज़नेस का एक सर्टन स्केल एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है
तब हॉकी स्टिक अप्रोच होता है कि सडनली आप देखोगे ग्रोथ विल बी मल्टीफोल्ड। हमको ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे स्टेज पे है आज जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे प्लेटफॉर्म और जो हमने डेवलपमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स की है कि हमारे पास आर्म फोर्सेस को ऑफर करने के लिए अक्रॉस द रेंज सॉल्यूशंस है, बी एट के सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस है या फिर एम्यूनिशन है या फिर आर्म्स है। आशीष, आपके साथ बातचीत करते हैं और जो करंट ऑर्डर्स आपके हाथ में है उसके बारे में हमको बताइए। और ये जो कानपुर की फैसिलिटी है, यहाँ आपने कहा था कि 25% ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है एम्यूनिशन की वो आप मीट कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी यहाँ आप लगाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कितना निवेश होगा और ओवरऑल ऑर्डर फ्लोज कैसे हैं डिफेंस सेक्टर से आपको? ये फैसिलिटी हर प्रकार के एम्यूनिशन पे फोकस करेगी, स्मॉल कैलिबर, मीडियम कैलिबर, लार्ज कैलिबर। आज इंडिया में 700 मिलियन राउंड का रिक्वायरमेंट है स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन का, जिसमें से 300 से 400 मिलियन राउंड OFB सर्व करता है और बाकी राउंड्स इंपोर्ट होते हैं जी। तो 300 मिलियन राउंड का तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है, जो कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको ले सकती है। उसके अलावा अब जो रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल हमास हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी इस समय एम्यूनिशन का बहुत ज़्यादा डिमांड है जी। यहाँ पे हम लोगों ने पहले फेज़ में 150 मिलियन राउंड का प्रोडक्शन किया है। इसको हम स्केल अप करके 300 मिलियन तक लेके जाएंगे। बट इसके साथ साथ हमारा कंस्ट्रक्शन लार्ज कैलिबर 155 आर्टिलरी और 125 mm APFSDS टैंक का शुरू हो चुका है। और क्या ये मानना फेयर रहेगा कि इनिशियल डेज हैं तो जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ ही सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की कोशिश हो, यहाँ ऑर्डर बुक बनाने की कोशिश हो, या साइड बाय साइड आपको लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी मैच्योर हो गया है आपकी कंपनीज के लिए ताकि आप एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी एंटर कर सकें? नहीं, डेफिनेटली एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हम कर ही रहे हैं। सो एज यू नो, जो हमारा मेल ड्रोन प्लेटफॉर्म है दृष्टि, वो ऑलरेडी हमें बिफोर वी सप्लाई टू इंडियन आर्म फोर्सेस हमने एक्सपोर्ट किया था। सो दैट वाज कि दोनों मार्केट्स आर ऑलवेज इवॉल्विंग, कि कहाँ पे नीड है उसके ऊपर है। चलिए, फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें। इनकम टैक्स विभाग ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी में बड़े पैमाने पर मिसमैच पकड़ा है। अगर आपने भी ब्याज और डिविडेंड की आय कम दिखाई है तो पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आपका नाम वहां पाया जाता है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, बताएं ये पूरा मामला क्या है, और अगर किसी का नाम पोर्टल पर दिखाई देता है तो आगे क्या कुछ कर सकता है? दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जहां टैक्स पेयर्स ने ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी जो रिटर्न में दिखाई है, दरअसल थर्ड पार्टी से मिलने वाली जानकारी के मुकाबले वो जानकारी कम है। यानी थर्ड पार्टी या कहें बैंक से जो जानकारी मिली है किसी टैक्स पेयर्स के बारे में कि उनको कितनी आमदनी ब्याज और डिविडेंड से हुई है, उस रकम की मैचिंग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न में दी गई जानकारी। तो ये पाया गया टैक्स पेयर्स ने रिटर्न में जो दिखाया ब्याज और डिविडेंड से होने वाली आमदनी वो कम है, जबकि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आमदनी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पूरा जो कवायद है 2 कारोबारी साल के लिए किया गया, कारोबारी साल 21-22 और 22-23, और जितने भी मामले मिसमैच सामने आए हैं उन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा है, SMS किया है। तो आप चेक कर लीजिए आपके पास क्या ईमेल आया है क्या, या फिर SMS आया है क्या, या फिर बेहतर ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए ई-वेरिफिकेशन स्कीम शुरू की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई पोर्टल पर जाएं, अपना नाम देखें, आपका नाम है क्या। अगर नाम है तब फिर आप सतर्क हो जाइए, आपको उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे सुधारें, रास्ता क्या है, चलिए जानते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी से। कोहली जी, किसी का नाम अगर इस पोर्टल में दिख जाए मिसमैच वाले कॉलम में, या फिर किसी के पास SMS आया हो, ईमेल आया हो मिसमैच का, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने पोर्टल पर जाएं, पोर्टल पे रजिस्टर ऑलरेडी होंगे जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं, वहां पर जाएं। वहां पर ई वेरिफिकेशन की एक फंक्शनैलिटी है जो 2021 में बनाई गई थी। उस फंक्शनैलिटी में जाके आप इससे अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सहमत है या नहीं सहमत है। अगर नहीं सहमत है तो आप सेक्शन 139(8)(a जो कि 2-3 साल पहले लाया गया था अपडेटेड रिटर्न का, उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अगर 2 साल पहले की है तो आपको 50% पेनल्टी अब उस पर देनी पड़ेगी, यानी कि जो टैक्स बनता है उससे 50% ऊपर आपको जमा करना पड़ेगा।
अगर 1 साल पुराना मैटर है, मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर का है, तो आपको 25% जमा करना पड़ेगा। आप अपनी 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन आयकर की गलत है, तो आप वहां जाके डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि आज शाम कंज्यूमर अड्डा पर हम किस टॉपिक पर खास चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में जेरोदा के फाउंडर नितिन कामत ने बताया कि उन्हें करीब 1.5 महीने पहले हल्का स्ट्रोक हुआ था, लेकिन अब वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन 44 साल के फिट एंड फाइन नितिन को स्ट्रोक क्यों हुआ, इसी पर एक्सपर्ट के साथ आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर।